अब्दुल सत्तार 2029 के एमएलए रहेंगे इंशाल्लाह नॉर्थ से। अवाम ने गौर करना चाहिए कि भाई दूसरी जगह नहीं लड़ाते हुए ये मित्र मंडल मुस्लिम बहुल एरिया में ही क्यों लड़ रहा है, सब में अहम बात। अगर इतना क्रांतिकारी नेचर है, इनकलाबी माइंड है, अच्छा नेचर है, प्लेटफॉर्म वाला। अब अवाम बेहतर जानती है कि बीजेपी को कौन फाइट कर सकता है और सिर्फ कौन वोट काटने के लिए खड़े रह रहा है। सैयद मोइन मुजाहिदाना अंदाज में काम करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ऐसे काम किया कि जो नगर पालिका महानगर पालिका बने जब से मतलब 50 सालों में जो काम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे वार्ड में किया। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं सैयद अहमद। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ वार्ड नंबर 15 और पहले जो वार्ड नंबर 16 था वहां के एक्स कॉर्पोरेटर है हमारे साथ मौजूद है। वो इंजीनियर हबीब बावाजीर साहब है। हबीब बावाजीर साहब 2012 में MIM से नगर सेवक थे वार्ड नंबर 16 से। आइए हबीब बावाजीर साहब से बात करते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा और वो MIM के बाद अभी वो कांग्रेस में है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की और MIM पार्टी क्यों छोड़ी, आखिर क्या वजह है उनके छोड़ने की, और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। महानगर पालिका जो इलेक्शन आने वाले वो अभी कैसे लड़ेंगे, वहां से कंटेस्ट कैसे करेंगे और कौन से मुद्दे उन्हें वार्ड के उठाएंगे। तो हबीब भाई सबसे पहले आपने आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रगुजार है आपकी। बहुत बहुत मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैद अहमद, आपका पॉडकास्ट का जो ये सीरीज चल रही है पूरे नांदेड़ में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में आपका जो चैनल है ये न्यूज पर पहुंच चुका है। मैं आपको दिखते गए रही हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। तो अभी भी सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि जैसे कि आप 2012 में MIM से नगर सेवक थे, उसके बाद आपने MIM छोड़ी और 2017 से 17 में आपने कांग्रेस में ज्वाइन किया और कांग्रेस से आपने इलेक्शन लड़े थे, उसमें आपकी हार हुई थी। तो ये जो आपका जो पीरियड रहा है MIM में, तो क्या खास वजह थी आपने MIM छोड़ी थी, कांग्रेस ज्वाइन की, तो इसकी क्या वजह है? देखिए 2012 में वार्ड के लोगों का और तमाम हमारे जिम्मेदारान जो मुझे दिल से चाहते हैं, उन लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं MIM से लड़ूं। जब भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कांग्रेस से लड़ूं, लेकिन उनके ख्वाहिश के बुनियाद पे मैंने MIM को चॉइस किया। लेकिन जीत के तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 सीट आए थे पूरे नांदेड़ में, मगर हुआ ये कि हमको विकास कामों में बहुत दुश्वारी पेश आई। आपको मालूम है कि नगर सेवक की जो वार्ड विकास निधि रहती है वो 10 से 15 लाख रहती है। अब 10 से 15 लाख रुपए में नगर सेवक कुछ भी नहीं कर सकता निधि में। उसमें लोगों की नाराजगियां बढ़ जाती है। वार्ड इतना बड़ा रहता है और पूरे साल में हम एक गली का एक काम भी नहीं कर सकते और हर एक की एक्सपेक्टेशन रहती है। जो लोग वोट दिए उनकी जाहिर सी बात है, उनकी जगह हम भी रहते एक्सपेक्ट कर सकते। उनका ये कहना रहता है कि भाई हमारा वार्ड विकास होना चाहिए, पानी का मसला हल होना चाहिए, नाली का मसला हल होना चाहिए, ड्रेनेज का मसला हल होना चाहिए, रोड के मसले होने चाहिए। अब 10 से 12 लाख रुपए में हम क्या कर सकते हैं? वो टाइम में हमारा कोई मतलब आमदर था न खासदार था जिसकी वजह से हम उनकी निधि लेकर हम यूज करेंगे। तो हमने बहुत सारे दुश्वारियों का सामना फेस करना पड़ा हमको विकास को लेकर। बस यही वजह थी। बाद में फिर लोगों ने ये कहा कि भाई अब आने की बात, आप जब भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आप कांग्रेस से कीजिए। तो हमने सबका राय मशवरा करके हमारे जितने जिम्मेदारान हैं, मुझे जो चाहने वाले लोग हैं, मेरा जो इलेक्शन कैंपेन चलाते और मतलब जो दिल से चाहते, मुझे उन लोगों की राय मशवरा लेकर मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। जिस टाइम आप जब नगर सेवक बनी उस टाइम MIM की हवा थी। फर्स्ट टाइम नांदेड़ में इलेक्शन लड़ी तो उसमें एकदम से 11 सीट आई, लेकिन उसके फौरन बाद हम 2017 में देखेंगे MIM 0 सीट निकली। तो क्या लगता है उसकी क्या वजह है? मैं अभी मैं बताया ना आपको कि यानी हम विकास नहीं कर पाए। जितना हमको निधि उपलब्ध होना चाहिए वार्ड में काम करने के लिए, विकास करने के लिए, वो निधि उपलब्ध नहीं है तो हम कैसा करेंगे? लोगों की नाराजगी कैसा दूर करेंगे? इसलिए हम वो चीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया कि हम पूरे के पूरे, मैं अकेला नहीं, हमारे सारे नगर सेवक ने फिर ये हर एक को उनके अपने अपने वार्ड में सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि भाई विकास ही नहीं हुआ तो विकास कहां से कर सकते जब तक कि हमको एक्स्ट्रा निधि नहीं मिलता। हम जो पार्टी से लड़ रहे हैं, जो मतलब जो पार्टी से चुन के जा रहे हैं, उसका कम से कम आमदार तो रहना चाहिए, खासदार तो रहना चाहिए। उनके निधि, हम अपनी निधि के अलावा उनकी निधि यूज करके यहाँ पे लोगों की नाराजगी दूर कर सकते। हमारे निधि का सपोर्ट नहीं था, यही वजह थी। आप जैसे 5 साल कॉर्पोरेटर रहे जी, तो आपके पूरे कार्यकाल में, आपके पूरे टर्म में आपने कौन से काम किए वार्ड के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ऐसे काम किया कि जो
नगर पालिका महानगर पालिका बने जब से मतलब 50 सालों में जो काम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे वार्ड में किया। आप भी मेरे वार्ड से ताल्लुक रखते हैं। हमारे वार्ड का एक इलाका है फतेहपुरुष, जिसको शतरंजी गली के नाम से जाना जाता है। आप अभी भी जाके वहां पर पूछ सकते हैं कि 50 सालों में नगर पालिका बने जब से वहां पर ड्रेनेज लाइन कभी गिरी नहीं, मतलब ड्रेनेज लाइन का एक पाइप भी नहीं था वहां। और वहां पे की अवाम, वहां पे के नागरिक जो है बराबर पूरा एक ड्रेनेज का टैक्स वगैरह पूरा देते थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि यानी 50 सालों में जो काम नहीं हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह हबीब बाउजी ने वहां पे किया, वो हुआ। फिर बाद में हमने डायरेक्ट किले के पास से वाटर सप्लाई लाइन लाई है। वाटर सप्लाई लाइन भी वो भी बीड का पाइप लाइन है, जो यानी 100 साल तक की उसकी गारंटी रह सकती। ऐसा एक पाइप लाइन जीआई लाइन में नहीं लाया, हम पीवीसी लाइन में नहीं लाए, बीड की पाइप लाइन है, वो 100 साल भी उसकी लाइफ रहती है, वो खराब नहीं होती, लोगों को वहां तक पानी पहुंचा है। फिर जहां पर मतलब वो एरिया ऐसा है जहां पे पानी का टैंकर का सप्लाई भी नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे गलियां हैं, टैंकर पास में होता, तो हम वहां पर बोर वगैरह मार के वहां पे के लोगों की वो भी है कि परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जैसे कि आप 2017 में इलेक्शन लड़े कांग्रेस से जी, और तकरीबन 400 वोट से आप हारे थे जी, तो क्या लगता है क्या वजह हो सकती है, आपकी हार की वजह क्या है? देखिए 2017 का इलेक्शन शायद मेरे ख्याल से हमारे फतेहपुरुष, अरबवेली, गाड़ीपुरा की ये लोग कभी नहीं भूल सकते। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराना वार्ड नंबर 16, नया वार्ड नंबर 15, फतेहपुरुष, अरबवेली, एनामेंट, सिटी का गाड़ीपुरा, ये अवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में भी और 2017 में भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना यानी उन्होंने ताकत दी, वोट की और अपना साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि यानी हमेशा 2012 में भी और 2017 में मेरे साथ में रहे। चंद लोगों ने, अपक्ष लोगों ने, बोलो छोटी मोटी पार्टियों के लोगों ने, जो वोट कटवा लोग है, जो मशहूर है वोट कटवा यानी वोट काटने के लिए जो ठहरते हैं, मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मैं 5000 वोट लिया, सिर्फ 370 वोट से मेरी सीट गई। मेरे मुकाबले में कौन सी पार्टी ने कितने वोट ली, आप उस पर से अंदाजा लगा लीजिए कि मैं किसकी वजह से गिरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार है कि अवाम जान चुकी है कि मैं किसकी वजह से लास्ट टाइम 2 सीटा गिरे हैं, और वो गलती इंशाल्लाह ये बार रिपीट नहीं करेंगी। अभी नंबर 16 था आपका, जो वार्ड का जो नाम था वो वार्ड नंबर 16 था जी, लेकिन अभी वार्ड रचना हुई, वो पूरा वार्ड चेंज हो गया, वार्ड 15 हो गया जी। तो पहले जो वार्ड रचना हुई थी वहां पे तकरीबन 60% जो है मुस्लिम समाज थे जी, और बाद में कैसा है आर्ग्यूमेंट हुई, उसके ऊपर चेंज हुआ वार्ड जी। तो क्या लगता है आपको, जो ये 60% पे लोग थे जी, तो क्या इसके ऊपर कोई साजिश के तहत ही वार्ड चेंज किया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपके सवाल में ही जवाब है कि उसके अंदर वार्ड नंबर 15, स्पेशली वार्ड नंबर जो 15 है, जो महीना भर पहले जो परिस्थिति हुई थी ऑब्जेक्शन से पहले, वो परिस्थिति में वार्ड बिल्कुल यानी अनुकूल था कांग्रेस के लिए। और बाद में कुछ लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का पैनल निकल रहा है और हमारा पैनल नहीं निकल रहा है, दबाव तंत्र इस्तेमाल करके अपने सत्ता का गैर वापर कर पूरे नांदेड़ के लोगों को मालूम है, सारे उम्मीदवारों को भी मालूम है कि ये 15 नंबर को किस तरीके से डिस्टर्ब करके, किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जबकि परिस्थिति होने के बाद में नियम ये कहता है कि 5 से 10% तक वार्ड को चेंज किया जाता है, 5 से 10%, यानी 1500 वोट इधर या उधर। लेकिन आप देखो कि यानी पुराने मतलब महीना भर पहले के वार्ड में और अभी के वार्ड में उन्होंने कितना चेंज किया, उन्होंने 17 सेंसेक्स ब्लॉक चेंज किए। अभी तक शायद ही मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यानी वार्ड रचना की परिस्थिति हो रही है और ऑब्जेक्शन के अंदर इतने सेंसेक्स ब्लॉक चेंज हो रहे हैं। ये साजिश के तहत हुआ है और इसका जवाब इंशाल्लाह अवाम वार्ड नंबर 15 की, जो साजिश करके जीतना चाह रहे, वार्ड को अपने मर्जी से बना के लेकर जीतना चाह रहे, यादियों को अपने हिसाब से बनाकर जीतना चाह रहे, उनको इंशाल्लाह सबक सिखाएंगे। वार्ड नंबर 15 की जनता जागरूक है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सभी समाज के लोग हैं, मुस्लिम है, मारवाड़ी समाज है, ब्राह्मण समाज है, मराठा समाज है, आर्य वैश्य समाज है, दलित है, गौली है, और ये जागरूक हो गए हमारे समाज। ये लोग देख रहे हैं कि भाई ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आता है इनको हिंदू मुस्लिम। 5 साल कभी है कि हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, ना हमारे वार्ड में हुआ, ना नांदेड़ में हुआ। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यानी अपने मफाद के खातिर वो जात का राजकारण करते हैं, वक्त क्या इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में जीत कर आकर खुद ही के वार्ड में खुद के दूसरे लोगों को तकलीफ देते हैं। ये
मतलब वार्ड नंबर 15 के लोगों को अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए हुए हैं। इंशाल्लाह ये बात चाहे वो मारवाड़ी समाज हो, कोमटी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ये सब अच्छी तरीके से जान चुके हैं और जागरूक है ये लोग। और व्यापारी तबका ज्यादा है हमारे पास में। ये लोग कांग्रेस के साथ में रहेंगे। इंशाल्लाह कांग्रेस के पैनल को भारी अक्सर से जिता के देंगे। जैसे कि अभी 2 से 3 महीने महापालिका इलेक्शन है जी, तो वार्ड नंबर 15 में और भी बहुत सारे उम्मीदवार है, बहुत सारे पार्टीज है, MIM है, NCP है और दूसरे बहुत सारे पार्टीज है। जी, तो वार्ड नंबर 15 के लोग आपको क्यों वोट दें? वार्ड नंबर 15 की अवाम में बताया ना आपको कि जागरूक हो चुकी है और वार्ड नंबर की अवाम जो है विकास के लिए मतलब विकास प्रेमी है, विकास को प्रेफरेंस देने वाले लोग हैं। ये जात पात और वो देख रहे हैं कि भाई कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आज बीजेपी को फाइट कर सकता है। यहाँ पे हमारे प्रभाग में शायद मेरे ख्याल से हमारी फाइट बीजेपी से होगी। अब अवाम बेहतर जानती है कि बीजेपी को कौन फाइट कर सकता है और सिर्फ कौन वोट काटने के लिए खड़े रह रहा है और लास्ट टाइम में किसकी वजह से अपने नुमाइंदगी रहे हैं। पब्लिक को समझाने की, अवाम को समझाने की जरूरत नहीं है। हम आज लोगों से मुलाकातें कर रहे, मिल रहे, जुड़ रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के फेवर में माहौल अच्छा है और सभी का कहना है कि भाई हमारा जहन हम कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, कांग्रेस की तारीफ में। जैसे कि आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप इंजीनियर है पेशे से, लेकिन हम देखेंगे पूरे नांदेड़ में बोले आप पॉलिटिक्स में बोलिए, एजुकेटेड लोग बहुत कम आते हैं जी, और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में आते हैं। इसकी वजह से फ्यूचर का, मुसलमानों के फ्यूचर बोले या फिर कौम का फ्यूचर बोले, एजुकेशन में वो लोग बहुत पीछे रहते हैं। खासकर हम देखेंगे माइनॉरिटीज जो एरियाज है हमारे, वहां पर एजुकेशन के नाम पर बहुत बुरा हाल है। आप स्कूल्स देखिए, हमारे जो स्कूल है वहां पर सिर्फ अभी गवर्नमेंट स्कूल का तो बहुत बुरा हाल है आपके वार्ड में, और प्राइवेट स्कूल को जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एजुकेटेड लोग अगर आएंगे तो एजुकेशन में डेवलप होगा। तो एजुकेटेड लोग क्यों नहीं आते, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, आपके पॉडकास्ट से मैं 2-3 सीरीज देखा हूँ जिसके अंदर एक अल्ताफ अहमद सानी साहब का भी है, उन्होंने भी इसी के ऊपर फोकस किया, आपने जो सवाल किया। और एक हमारे दोस्त है दीपक सिंह रावत, उन्होंने भी इसी के ऊपर फोकस किया कि भाई आप लोग बोलते हैं कि भाई वार्ड में विकास होता नहीं, तो वार्ड में विकास होता नहीं है तो वार्ड में नगर सेवक की गलती नहीं रहती। आप किस नुमाइंदे को चुन के दे रहे वो अहमियत करता है, यानी उसको कितना कानून कायदे का मानना है, कितना उसको प्रोसेशन करना का, विकास के लिए कहाँ जाके प्रोसेशन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। हम उम्मीदवार को दोषी नहीं ठहराते हुए विकास को दोषी ठहराते। तुम एक सक्षम उम्मीदवार को दो, पढ़े लिखे उम्मीदवार को दो, उसने अपने कलम से अपने कलम का इस्तेमाल करेगा और प्रशासन झुकता है कलम के आगे। आप ऐसे नुमाइंदों को भेज दे रहे हैं कि जाके उनको वहां पे नुमाइंदगी करना नहीं आ रहा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसको भेज रहे हैं वहां पे। आप अच्छे उम्मीदवारों को भेजो, फिर आप भी एक नहीं उसकी मतलब विकास की तवक्को रखो उसके अंदर। और एजुकेटेड लोग नहीं आने की वजह सियासत के अंदर ये है कि भाई आज माहौल लोगों का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि भाई जो जितना ज्यादा ताकतवर है, जो जितना पैसे वाला है, वो सियासत में उन्हें उतना कामयाब है। एक चीज ये होता है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं, आप खुद इंजीनियर है और आप एजुकेटेड भी है, लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग बहुत कम आते हैं और जो लोग आते हैं एजुकेटेड, उनके पास पैसा नहीं होता। वो लोग पैसा नहीं होने की वजह से जो कॉर्पोरेटर्स रहते हैं, जो दिग्गज लोग रहते हैं, वो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम इलेक्शन मत करो, इलेक्शन जो पैसों खेल। तो एजुकेटेड रहने के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो हम इसके ऊपर क्या कहेंगे कि एजुकेटेड लोग आना चाहिए, और क्या सियासत सिर्फ पैसों का खेल है कि नहीं? जी, आज का दौर तो सियासत पैसों का खेल हो चुका है, कमर्शियल बन गई है सियासत। और मेरा अवाम से, नागरिकों से गुजारिश है कि एजुकेटेड नुमाइंदा बनाना नुमाइंदों के हाथ में और कैंडिडेट के हाथ में नहीं होता। वो तो एक अपनी हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन मोरल सपोर्ट देना ये वहां पे के नागरिकों का काम होता है। आप अगर से उनको यानी पैसा नहीं देखते, उसकी काबिलियत देख के चुन के दिए, तो एजुकेटेड कैंडिडेट उभर कर आएंगे, चुन कर जाएंगे, एजुकेटेड सियासत जिंदा रहेगी। और उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि भाई जो भी एजुकेटेड बंदे हैं सियासत में, हमारे जैसे लोग हिम्मत करके लड़ते हैं, तो ये कौम का सरमाया समझ के हर एक एरिया में लोगों ने अपने एजुकेटेड बंदों की हिफाजत करके, उनको ताकत देके, वोट की ताकत देके वापस जिंदा रखना चाहिए अपने वोट। एक सवाल ये है कि हम देखें कि 2017 में जो है कांग्रेस यहाँ पर लीड में थी, महापौर कांग्रेस का, मैं जो है वो कांग्रेस का था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो अशोक चौहान है, जो भी बीजेपी में, वो नांदेड़ किंग मेकर मान जाते थे और कांग्रेस का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो अभी अशोक चौहान के नहीं रहते हुए आप कैसे सीट निकालेंगे? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है।
अशोक चौहान जब थे नांदेड़ में 73 सीट आए थे। 73 सीट आने की वजह सब में बड़ी मेन वजह पार्टी की आइडियोलॉजी थी। अशोक चौहान साहब तो थे ही थे, लेकिन सब में मेजर पार्ट उसके अंदर जो था कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी। लोगों ने आइडियोलॉजी को वोट दिया है। आज भी अशोकराव चौहान साहब पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन आइडियोलॉजी तो यही है, जनता के अंदर ही है। जनता नहीं गई ना, जनता आज भी आइडियोलॉजी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। और जिस तरह से 2017 के अंदर रिजल्ट्स आए थे, वही लोग हैं, वही वोटर है, वही आइडियोलॉजी है, वही काम करने वाले हैं। इंशाल्लाह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कांग्रेस है। एक ये भी चल रहा है कि बाहर जो अक्सर मुस्लिम मीडिया में कि अशोक चौहान अपने ग्रुप से टिकट देंगे, जिनके नाम से जो है अशोक चौहान मित्र मंडल या दूसरा कोई भी नाम से उन्होंने टिकट देंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या है सही है या गलत है? देखिए, ये बहुत ज्यादा न्यूज ये बहुत गश्त कर रही है, खासकर मुस्लिम एरिया में, कि मित्र मंडल लड़ रहा है। और खासकर जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, अवाम ने गौर करना चाहिए कि कोई दूसरी जगह नहीं लड़ाते हुए ये मित्र मंडल मुस्लिम बहुल एरिया में ही क्यों लड़ रहा है, सब में अहम बात है। अगर इतना सोचेंगे तो आप खुद नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि भाई इनका मंशा क्या है, इनका टारगेट क्या है। भाई इनको अगर मित्र मंडल लड़ाना भी है तो जहां सिंबल है वहां पे भी लड़ाना चाहिए। मुस्लिम बहुल एरिया को ही यानी मित्र मंडल का जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं, ये समझने वाली बात है। और अब हम समझ चुकी है, ये मित्र मंडल आन दो या कोई नाम से आन दो या कोई नाम से आन दो, लोगों ने अपना मन बना लिया है, अपनी जहन में ये चीज बिठा लिया है कि इस बार कांग्रेस का साथ देना। आपके बहुत सारे कांग्रेस के जो माजी नगर सेवक है वो अभी इस वक्त एनसीपी अजीत पवार गठबंधन में चले गए। बहुत सारे तकरीबन 10 या 12 नगर सेवक जो है वो कांग्रेस में चले गए, एनसीपी में चले गए। और हम देखेंगे कि एनसीपी जो है अभी इस वक्त मामले में बहुत उरुज पे है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उनको। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? नहीं, देखिए, सब में ज्यादा नाराजगी तो इस वक्त एनसीपी के तारुफ से है, अजीत दादा गढ़ की एनसीपी के तारुफ। उसकी वजह ये है कि वे स्टेट के अंदर उन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन बना के बनाए, वक्फ बिल के खिलाफ में उन्होंने वोटिंग की। और उनके जो आमदार है संग्राम जगताप, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, सब इतना जानते बूझते हुए तो मुस्लिम इतना या जागरूक हो गया है कि यानी इतनी बड़ी तो गलती नहीं कर सकता है कि उनका साथ देंगे, उनका ये करेंगे। आप जाके देखो, हर एक नागरिक के पास में, वोटर्स के पास में, आम शहरी के पास में जाके पूछो, अजीत दादा राष्ट्रवादी गढ़ के ताल्लुक से इतनी यानी ज्यादा यानी नाराजगी है लोगों को, क्योंकि कुछ पार्टी छोड़ के बोलिएगा। अभी अजीत पवार जो है कल भी बेंगलुरु में आए हैं, दरगाह की कुछ उद्घाटन वगैरह में आए थे। अब उनके जो मुस्लिम लीडर्स अजीत पवार भी, उन्होंने ये कहा है कि वो सेकुलर माइंड के हैं, उन्होंने मुसलमान को लेकर चलने वाले हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मुसलमान को लेकर चलने वाले हैं तो उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर। और मुसलमानों को वाकई लेके चलते थे, उन्होंने लेके चलना है उनको। आगे भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, उनका जो आमदार है उनके हाथ की बात है ना भाई, अभी तक उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया, उसको निलंबित क्यों नहीं किया आपने? आप स्टेज से बोल रहे हैं कि आपके साथ के कि आजू बाजू के नुमाइंदे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और आप है कि नहीं हम बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज के साथ में है, मुसलमानों के साथ में। ठीक है, जनता नहीं जानती, ये सब कुछ मालूम है ना लोगों को, बेवकूफी है। अब जनता बखूबी जान रही है ना भाई, आप स्टेज से बोल रहे हैं क्या हम आपके साथ में हैं, आपका एक आमदार वहां पे बोल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल रहा है, आप उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करते, हमने उसको नोटिस दिए, शोकाज नोटिस। अरे आपके हाथ में ना, आप निलंबित कर सकते हैं ना उनको। एक आमदार जाने की वजह से आपको कुछ ये नहीं होता ना, आपको पूरे महाराष्ट्र भर से इतना लोगों ने वोट दिए, आप सेकुलर बोल के आप वोट लेते। अभी तो भी कम से कम वोट लेने के बाद में फिर और आप वही जनता को टारगेट करके वही माइनॉरिटीज का दिल दुखा रहे, भावनाएं दुखा रहे, इसका क्या मतलब? आपके जो नगर सेवक जो गए एनसीपी में जी, तो क्या खास वजह लगती है आपको, क्यों गए होंगे? देखिए, हर एक के अपने अपने मसले मसाइल है। किसी का पार्टी के अंदर किसी से ताल्लुकात खराब होने की वजह से, अपने वैयक्तिक रिलेशन खराब होने की वजह से पार्टी छोड़े। बाकी वैसा कांग्रेस पार्टी छोड़ना, ऐसा जितने भी नगर से छोड़ के गए हुए, ऐसा कोई उनके पीछे बड़ा रीजन नहीं। मान लीजिए पार्टी में किसी एक पदाधिकारी से नहीं जमती होंगी, बस वो छोटी मोटी वजूहत है, उन्होंने अपनी वो वजूहत को लेकर अपना
काफी बढ़ते हैं। अभी आने वाला जो इलेक्शन है, महापालिका इलेक्शन है, उसमें आपकी जो लड़ाई है, एक तो आपके पास एनसीपी है, दूसरा MIM है, दीगर बहुत सारे पार्टीज है। इन तमाम पार्टीज को रहते हुए आप कांग्रेस की ज्यादा सीट कैसे लाएंगे? मैं कहा ना आपको कि भाई पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर अगवा वोट करने वाली। MIM तो बोलती है मुसलमानों के लिए, हम तो हमेशा से बोलते रहा हूँ। लास्ट टाइम 2017 में भी इलेक्शन लड़े, 2017 में भी इलेक्शन लड़े, एक भी सीट नहीं है। 2012 के बाद में कोई सीट नहीं है। और लोग इस वक्त विकास के ऊपर फोकस करने वाले हैं। यानी हम चुन के आए बाद में भी लोग हमको सवाल करने वाले हैं कि भाई तुम हमारा काम करेगा या नहीं करे। तो जब आपके पास में नीति रहेंगी तो आप विकास करेंगे तो आप लोगों का जवाब भी दे सकेंगे। आज हमारे सामने यानी अहम मुद्दा, हम विकास के ऊपर लड़ रहे हैं, हम जात के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं या जातिवाद के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। हमारा अहम मुद्दा है विकास के ऊपर। अब कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के ऊपर ही लड़ती है या आगे भी विकास के ऊपर ही लड़ेगी। अभी भी जैसे कि अभी हमारी बात जो है विकास के ऊपर चल रही है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे नांदेड़ में 2 एरियाज हो गए, ओल्ड स्टेडियम, न्यू स्टेडियम। हम न्यू स्टेडियम में चले जाएंगे तो वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, वहाँ पर पार्क है, हर चीज है। लेकिन वही आप ओल्ड सिटी में आ जाएंगे, खासकर माइनॉरिटीज के जो एरियाज में आ जाएंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट 0%। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तकरीबन, तो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हुआ। कांग्रेस पिछले 40 सालों से यहाँ पर राज कर रही है, नगर सेवक उनके, ये इनकी वजह से हुआ, डेवलपमेंट इनकी वजह से नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका सवाल दुरुस्त है। आप न्यू सिटी और ओल्ड सिटी की बात करते हैं कि भाई न्यू सिटी में डेवलपमेंट ज्यादा है, ओल्ड सिटी में नहीं है। मानता हूं मैं ये बात, आपकी बात से सहमत हूँ। न्यू सिटी, ओल्ड सिटी में क्या सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? मिक्स है ना। जैसा अपने एरिया में हाल है वैसा नॉन मुस्लिम एरिया में भी हाल है। लोग बताते हैं ऐसा है कि भाई न्यू सिटी में डेवलपमेंट ज्यादा। आप नांदेड़ ही नहीं, जहां कहीं पे भी आप महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में जाओ, आपको ओल्ड सिटी के बनस्पत न्यू सिटी में कहीं पे भी डेवलप मिलेंगे। तो वो डेवलप एरिया रहता है, उनके पास में विजन रहता है, वो हिसाब से वो पुरानी सिटी को सामने रखते हुए कि भाई यहाँ पे रोड छोटी हो गई, यहाँ पे ऐसे गलियां छोटे हो गए, वहां पे रोड बड़े होना, वहां पे चांस रहता ना उसको हर चीज बड़ा बड़ा करने का, उनके पास में ये रहता। तो उस हिसाब से नांदेड़ में नहीं, आप कहीं पे भी चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, इंडिया के अंदर जाओ, जहाँ भी पुराने सिटीज रहते हैं, आपको वहां पे कंजेस्टेड ही नजर आएगा, वहां पे विकास नजर नहीं आएगा। लेकिन ये जो कांग्रेस पे जो बोल रहे हैं, कांग्रेस 40 साल से राज कर रही है, लेकिन फिर डेवलपमेंट 0% हो रहा है, डेवलप नहीं कर रहे हैं लोग, तो हाथों से रोक रहे हैं। जो टक्केवारी का काम बोल रहे हैं, बहुत सारे हमारे पॉडकास्ट में बोले कि कांग्रेस जो टक्केवारी काम करती है। तो ये तमाम जो इल्जाम है आप लोगों के, कांग्रेस के खासकर, इल्जाम कैसा फेस करें? ये ज्यादा इल्जाम जो है देगलू नाकी के प्रभाव में लगते हैं। ये हमने आपके माध्यम से देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफी है कि इतना बड़ा इल्जाम तराशी करना। क्यों? तो आप देखिए, मैं कोई चीज मतलब हमारे नगर सेवकों की ये मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चाहे मसूद भाई हो, सत्तार भाई हो, शमीम भाई हो, शेर अली भाई हो, वहां पे के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किए। क्यों अच्छा किया उसकी वजह भी बताता हूँ मैं। आपके उनके प्रभाव देखिए, पूरे न्यू डेवलप एरिया है वहां पे, हर आए दिन है कि आपको एक नई गली में लोग बसे हुए मिलेंगे, नई प्लॉटिंग होती रहती, नए मकान बनते रहते, नई प्लॉटिंग होती। तो उसके अंदर उनको भी वार्ड विकास निधि कितना मिलता है? जितना सब लोगों को मिलता है, उनको जितना मिलता है उनको भी उतना ही मिलता है, 10 से 15 लाख रुपए। उनका 5 साल का कार्यकाल देखिए कि उन्होंने वार्ड विकास निधि के अलावा मसूद भाई हो, सत्तार भाई हो, शमीर भाई हो, शेर अली हो, माशाल्लाह उन्होंने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के काम किए। तो यानी अपनी काबिलियत, अपना असर रसूख, अपना तजुर्बा इस्तेमाल करके ही किया ना। ये कहना गलत है कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। नगर सेवक को 10 से 15 लाख के अलावा मिलती क्या है निधि, बताइए आपने। तो इस चीज पे आपको गौर करना पड़ेगा कि भाई 10 लाख का 15 लाख का निधि के अलावा ये नगर सेवक ने इतने काम कहां से करा? उन्हें अपने काबिलियत की बुनियाद पे करा, अपने जद्दोजहद की बुनियाद पे करा, अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पे करा। मैं नहीं मानता कि यानी उनको उधर के लोगों को कुछ दोषी ठहराया जाए। अभी पूरे नांदेड़ में वार्ड रचना हो गई, वार्ड डेवलप हो गए, लेकिन आपका जो वार्ड है, आप जो वार्ड नंबर 15 से आप अभी लड़ने वाले, इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले, वो वार्ड में ऐसा है कि यहाँ पर मिक्स आपको आबादी मिलेगी, मुस्लिम, हिंदू, हर चीज, दलित वगैरह। लेकिन बाकी जो दूसरे तकरीबन जो मुस्लिम एरियाज है, वहां पर आपको 80%, 70% जो है मुस्लिम लोग मिलेंगे। तो वहां पर इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा इजी है कांग्रेस को। लेकिन अब जो आप यहाँ वार्ड नंबर 15 से आप जो इलेक्शन लड़ने वाले, जहाँ पर थोड़ा सा आपको टिपिकल है, तो कैसे आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उसको?
देखिए, ये वार्ड नंबर 15 हमारा बनिस्बत 11, 12, 13, 14 से हटके यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे लड़ाई हमारी बीजेपी के साथ, और ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। और विचारधारा और विकास, ये दोनों चीजें हम सामने रख के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हम ये सिर्फ इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ने वाले। ये ठीक है कि मुस्लिम वोटर्स कम है हमारे वार्ड में, मगर हमको उतना ही कॉन्फिडेंस है वार्ड नंबर 15 की जनता के ऊपर, दिगर हम वतनी भाइयों के ऊपर, मुस्लिम के अलावा, जैसा मारवाड़ी है, ब्राह्मण है, मराठा है। ये लोग विचारधारा और विकास के साथ में रहने वाले लोग हैं, और यकीन है हमको कि भाई हमारा उनका साथ रहेगा और हमारी जीत यकीन होगी। देखिए, एक सवाल ये है कि अगर आप वार्ड नंबर 15 से इलेक्शन जीत जाते हैं, कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, तो आप वार्ड के लिए कौन से काम करें? देखिए, वार्ड नंबर 15 में तो बहुत सारे पेंडिंग वर्क है। पिछला जो 5 साल का काउंसिल का पीरियड और 3 साल बगैर काउंसिल के जुमला 8 साल गुजर गए। हमारे एरिया को नगर सेवक नहीं है, और 8 साल के अंदर किसी ने बता देना यहाँ पे कि 1 टोकरा सीमेंट पे गिरा है, एक गली में काम नहीं, ना नल का काम, ना नाली का काम, ना रोड का काम, कुछ भी नहीं। और हमको ये पूरा भी करना है, और सब में पहले तो मेजर जो बड़े बड़े काम है वो इस काम को नजरअंदाज किया गया है हमारे लोगों की यहाँ में नुमाइंदगी नहीं रहने की वजह से। जैसे कि खिले के अंदर जो है नंदगिरी खिला, जो उसमें हमारा 4-5 करोड़ रुपए लगाकर वहां पे बिल्डिंग बनाई गई, आज वो धूल खा रही है। वहां पे हमारा प्रोग्राम था कि स्टडी सर्कल लाना, जबकि स्टडी सर्कल भी मंजूर हो गया था। वहां पे स्टडी सर्कल रहता था तो हमारे एरिया से मतलब पुराने सिटी से कई बच्चे यूपीएससी एमपीएससी के लिए क्वालिफाई होते थे, जिसकी ताकत में रहती थी बुक्स वगैरह लेने की। यहाँ पे स्टडी मटेरियल रहता था, ट्रेनर रहते थे, सब सारी चीजें रहते थे। कोई ना कोई बच्चा तहसीलदार बनता, कलेक्टर बनता, आईपीएस बनता, आईएएस बनता। तो ये हमारे लोगों का विजन था कि भाई यहाँ पे स्टडी सर्कल रहा तो बच्चों को, गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको स्टडी सेंटर रहा तो उनके लिए यूपीएससी एमपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए फायदेमंद। वो हमने रहने की वजह से ये वो कैंसिल यहाँ पे हो गया। वो एक चीज है। दूसरी चीज, यहाँ पे हेल्थ क्लब था किले के पास में, हम हमारे पीरियड में बंद हो गया था, उसको रिन्यूएट करके पूरा चालू करने लगा है। आज वो धूल खा रहा है, वो बंद हो चुका है। अभी भी मैं भी उसी वार्ड से हूँ, वार्ड नंबर 16 से अभी वार्ड नंबर 15 हो गया। हमने देखिए कि 2017 में जो इलेक्शन हुए उसके बाद से हमारे वार्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, लोग परेशान है, कोई नगर सेवक आगे पूछने तैयार नहीं। तो इस तमाम चीजों की क्या वजह लगती है? अब अपने नुमाइंदे यहाँ से, अपने एरिया से जो है, जहाँ से मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पे बिल्कुल काम नहीं किए। बाकी के जो चुन के आए थे लोग, तो लोगों को ये जहन में रखते हुए ये 2025 का जो इलेक्शन है उस चीज को सामने रखते हुए ये करने का कि भाई लहू की सजा, लहू की खता सदियों की सजा बन नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी 8 साल से तो सजा भुगत रहे हैं, और वापस हम इलेक्शन के टाइम में मामूली गलती करेंगे तो फिर से आपको जो 8 साल से जो तकलीफें से गुजर रहे हैं, आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, साफ सफाई का मसला है, रोड का है, नाली का है, लाइट का है, और आपको फिर 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग, काफी लोग मेजॉरिटी में हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन चंद जो नादान लोग हैं वो लोगों के ऊपर महल्ले के असर रसूख रखने वाले लोग ये बार नजर रखे हुए। इंशाल्लाह वो ये बार गलती नहीं करेंगे और वो गलती दोहराएंगे नहीं, क्योंकि वो गलती का खामियाजा 8 साल से भुगत रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है वार्ड नंबर 15 के लोगों से, वो हमेशा मेरा जैसा 2012 में और 2017 में भरपूर साथ दिए, वोट के साथ में मेरे कंधे को कंधा लगा के काम करे। इंशाल्लाह ये बार भी मुझे अवामुन्नास से और वार्ड नंबर 15 के ऊपर पूरा यकीन है कि वो मेरा पूरा भरपूर साथ देंगे और भारी अक्सरियत से चुना के वार्ड नंबर 15 से जी। तो हमारे इस चैनल के जरिए से आप वार्ड नंबर 15 के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्यों आपको वोट देना चाहिए और आपको क्यों जिता के लाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखिए, वार्ड नंबर 15 की अवामुन्नास का मैं हमेशा से शुक्रगुजार हूँ। सामने भी बोलता हूँ, बद पीछे भी बोलता हूँ कि हमेशा वो लोग मेरा एक दिल खोलकर साथ दिए, वोट दिए, साथ दिए, सारी चीजें दिए। और ये बार भी थोड़ा सा वार्ड की सिचुएशन नोवियत अलग हो गई। वार्ड अपना बहुत लंबा चौड़ा कट गया है।
साजिश के तहत वार्ड कटे हुआ है। ये बार गलती बिल्कुल मामूली भी नहीं होना चाहिए। अगर से गलती करेंगे तो ये तो उन्होंने तो वार्ड काटने में, साजिश करने में कामयाब हो चुके हैं। वापस अपना वोट काटने में, वोट फोड़ने में, वोट डिवाइड होने में अपने मुखालिफिन पार्टी को सक्सेस नहीं होने देना है। सबसे पहले अपन ये जहन में रखना चाहिए। हर एक वोटर की और हर एक वार्ड के जिम्मेदार लोगों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये बार का इलेक्शन 2025 का इलेक्शन जो है, वार्ड की रचना साजिशाना अंदाज में बनाई गई है और वोटिंग भी साजिशाना अंदाज में होगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी, अपने लोगों के साथ में तालमेल और अवाम को जो थोड़ा बहुत सियासत जानते हैं उसमें गलतियां कर बैठते हैं कि भाई इन्हें आया तो क्या होगा, उन्हें आया तो क्या होगा, ऐसे बातें करके थोड़े थोड़े वोट, इसको थोड़े उसको थोड़े वोट डिवाइड करके अपना वोट का खराबा करते हैं। जिसके अंदर जो ताकत से लड़ते हैं आप लोग, जिसको पूरी ताकत दे देते हैं, वैसे लोगों का नुकसान होता है। अपने को इस बार एक एक वोट की अहमियत है। एक एक वोट अपना जाया नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि वार्ड रचना ही साजिश के तहत हुई है, वार्ड नंबर 15 की। और अगर से आप उनके वोटिंग के अंदर भी साजिश के शिकार बन गए तो फिर वापस आपको 5 साल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा आप 8 साल से भुगत रहे। बस इतना कहूंगा मैं अपनी अवाम से, और उम्मीद करता हूँ, बहुत उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे हमेशा मोहब्बत दी, वोट का साथ दिया और हिम्मत दी। आप लोगों की ही हिम्मत से मैं 2 बार भी, एक बार जीत कर आया हूँ, दूसरी बार 5000 वोट लिया हूँ और इंशाल्लाह ये बार आप लोग भारी अक्सरियत से चुना के देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बाबा जी साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आने वाले इलेक्शन में आप कैसे कंटेस्ट करेंगे। अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, रैपिड फायर का। इसमें हम आपको शख्सियतों के नाम बोलेंगे, आपकी एक लाइन में उसका जवाब देना है। तो सबसे पहले मैं नामों से अलावा अगर आपको एक सवाल ये करता हूँ, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो फिर क्या होते? पॉलिटिशियन नहीं होते तो वैसे भी हम पॉलिटिशियन रह के भी 80% हमारा समाजकारण है और 20% हम राजकारण करते हैं। वैसे भी हम शुरू से समाजकारण में हैं। पॉलिटिशियन नहीं रहते तो समाजकारण हमारा अव्वलीन फर्ज है। पहले भी करते थे, जीते जब भी करे और हारे थे तभी भी खामोश नहीं बैठे, जब भी हम समाजकारण चाहते। तो सबसे पहला सवाल अशोक चव्हाण। अशोक चव्हाण मास लीडर है, महाराष्ट्र के स्पीकर लीडर। रविंद्र चौहान। रविंद्र चौहान एक युवा खासदार है और बहुत कुछ करने की उनकी क्षमता है और कर रहे हैं। बापू देशमुख। बापू देशमुख बीजेपी के पुराने लोगों में माने जाते हैं और एक अच्छा है। अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार 2029 के एमएलए रहेंगे इंशाल्लाह नाज से। सैयद मोइन। सैयद मोइन मुजाहिदाना अंदाज में काम करते हैं। दीपक सिंह रावत। दीपक सिंह रावत एक परिपक्व नगर सेवक है। साबिर चौश। साबिर चौश अच्छा आदमी है, अपने काम का कमांड रखने वाला है, ये कमांड रखने वाला। फारूक अहमद। क्रांतिकारी नेचर है, इनकलाबी माइंड है, अच्छा नेचर है, प्लेटफॉर्म वाला। फेरोज लाला। फेरोज लाला एक अच्छे लीडर है, हम कुछ करने के ख्वाहिश रखते हैं। आखिरी नाम अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम पीरियड में ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है और कम पीरियड में एक संवैधानिक पद पे पहुंचने वाला पहला अब्दुल गफ्फार है और आगे भी उनका फ्यूचर है और आगे अच्छे बड़े बड़े पद पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ इंजीनियर हबीब वजीर साहब, जो 2011 में नगर सेवक रहे थे वार्ड नंबर 16 से, लेकिन अब ये जो वार्ड है वार्ड नंबर 15 है, जो इस बार अभी कांग्रेस से नगर सेवक रहेंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और इन्होंने नांदेड़ का जो डेवलपमेंट है, ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट है, जो कांग्रेस पर इल्जाम लगाया जाता है कि कांग्रेस रकेबारी काम करती है, कांग्रेस गुत्तेदारी का काम करती है, कांग्रेस ने सिर्फ जो है कमीशन लेके काम किया है, वो तमाम चीजों पे आज हमने इनसे चर्चा की। इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि कांग्रेस ने कितना डेवलप किया, ओल्ड सिटी कितना डेवलप किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई, आपने अब तक कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।